जी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर चैलेंजेस डिस्कस करते हैं, मल्टी कोर प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग चैलेंजेस। इसमें देखें, मल्टी कोर सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, मल्टी कोर सिस्टम का मतलब क्या है कि जाहिर है एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स इन्वॉल्व हैं। मल्टी कोर सिस्टम्स के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर की बात हो रही है और जाहिर है इसमें लिखा है मल्टी कोर सिस्टम्स पुटिंग प्रेशर ऑन प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर के लिए क्या प्रेशर होता है, क्योंकि जाहिर है सारे प्रोसेसर्स को टास्क मिलने ज़रूरी हैं ताकि जो मल्टी प्रोसेसिंग की जो एफिशिएंसी है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम यूटिलाइज कर सकें। उसके लिए प्रोग्रामर पे प्रेशर होता है कि वो मल्टी कोर सिस्टम के मुताबिक प्रोग्राम को जो है वो बनाए। थ्रेडिंग कैन यूटिलाइज मल्टी कोर सिस्टम बेटर बट इट हैज़ सम चैलेंजेस। अब थ्रेडिंग के जरिए हम मल्टी कोर सिस्टम्स के ऊपर मुख्तलिफ टास्क चला सकते हैं, एक ही वक्त में सब चलेंगे जैसे हमने पहले देखा। लेकिन जाहिर है हमें जो चैलेंजेस का जो प्रोग्रामर्स को इसके अंदर फेस करना पड़ती हैं वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे हैं, ठीक है। तो यानी कि थ्रेडिंग चैलेंजेस इंक्लूड डिवाइडिंग एक्टिविटीज। क्या मतलब, कम अप विद कंकरेंट टास्क, यानी कि एक बड़ा प्रोग्राम है, आपने उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया, मुख्तलिफ फंक्शंस को मुख्तलिफ थ्रेड्स के जरिए चलाया और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ थ्रेड्स के जरिए मुख्तलिफ फंक्शन को चलाएंगे तो सारे एक साथ चलेंगे। लेकिन ये डिवाइडिंग का काम जो है ना, ये यूजर को खुद करना पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया थ्रेड जो है वो यूजर खुद क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि थ्रेड जो है वो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली सीपीयू क्रिएट कर ले सारे, नहीं, मेन थ्रेड तो सीपीयू क्रिएट करता है। जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, मेन थ्रेड वही होता है, वो ऑटोमेटिकली वो थ्रेड जो है कर्नल क्रिएट कर देता है। लेकिन इसके बाद जितने थ्रेड्स हैं वो यूजर लेवल के ऊपर जो है वो क्रिएशन होती है उनकी। और जाहिर है उसके लिए वो जो लाइब्रेरी यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि थ्रेडिंग के नाम से, मुख्तलिफ नाम से, पी थ्रेड के नाम से लिनक्स में। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं थ्रेड्स के लिए, उसको जो हम यूज करते हैं वो उन लाइब्रेरीज की मदद से प्रोग्रामर जो है वो थ्रेड्स को खुद ही क्रिएट करता है। तो एक्टिविटीज को डिवाइड करना यूजर के दरमियान, कौन कौन सा जो है, मतलब प्रोसेसर के दरमियान कि कौन कौन सा प्रोसेसर कौन कौन सी जो है एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। प्रोग्रामिंग करते वक्त, कोड करते वक्त ये ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास कितने कोर हैं सिस्टम के अंदर और कितने थ्रेड्स वो एक साथ चलाएंगे तो हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट रहेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज क्या है, बैलेंस। टास्क शुड बी सिमिलर इम्पोर्टेंस एंड लोड, ठीक है। यानी कि अब आपने फॉर एग्जांपल 4 थ्रेड्स बना लिए, ठीक है, T1 T2 T3, ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है, थ्रेड 4 है। तो आपने फॉर एग्जांपल जो है 4 थ्रेड जो है वो क्रिएट कर लिए। अब ये 4 थ्रेड जो आपने क्रिएट करे, ये इनको टास्क भी जो है ना सिमिलर हो, इनका टास्क भी सिमिलर, यानी कि इनके ऊपर जो लोड रखना है वो भी सिमिलर रखे। यानी कि ऐसा हो कि जैसे 20% सबको दे दिया है, 20% ये काम करे, 20% ये काम करे, 20% ये काम करे, 20%, तो 20% आपने टास्क जो है वो लोड जो है वो फॉर एग्जाम्पल डिवाइड कर दिया। तो एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। कि 25 अगर है, स्लाइड डिफरेंसेस है तो तब भी ठीक है, एक पे 25 है, एक पे 30 है, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टास्क पे आपने एक थ्रेड पे आपने 1% लोड दिया, एक थ्रेड पे आपने 80% लोड दे दिया, ये सही नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग नहीं कहलाएगी। इससे इसका फायदा फिर कोई नहीं होगा। अगर हम इस तरह से थ्रेड्स को टास्क दे रहे हैं कि किसी एक थ्रेड पे बहुत ज्यादा हमने बर्डन कर दिया और एक थ्रेड बिल्कुल जो है लाइट हमने उसको टास्क दे दिए। अगर हमने ऐसा किया तो थ्रेड का जो फायदा है ना वो फिर हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। जो थ्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो क्या जाहिर है थ्रेड हम क्यों क्रिएट करते हैं, इसलिए क्रिएट करते हैं ना कि हमारा प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूट हो। लेकिन जाहिर है जब एक थ्रेड पे आपने सारा बर्डन दे दिया, बहुत बड़ा बर्डन आपने एक थ्रेड पर दे दिया, बाकी लाइट वेट थ्रेड्स हैं, तो फिर जाहिर है वो हमारा काम तो एक थ्रेड जो 80% है वही वो स्लो चलेगा बिल्कुल, और जाहिर है उस पर बर्डन ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि लोड बैलेंसिंग रहे।
जो जितने भी थ्रेड्स हम क्रिएट करें, तो प्रोग्रामर कोशिश करे कि मुख्तलिफ थ्रेड्स के अंदर वो लोड बैलेंसिंग करके जो है ऐसा करे, कोशिश करे कि तकरीबन इक्वल रहे सब। माइन्यूट डिफरेंस सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद है डेटा स्प्लिटिंग। डेटा में नीड टू बी स्प्लिट एज वेल। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ा कोड है, ठीक है ना, प्रोग्रामर ने में प्रोग्राम लिखा, कोई कोड किया, अब 500 1000 लाइन का कोड है। अब उसको डेटा को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। उसमें देखना होगा भाई कितने में फंक्शंस को जो है मुख्तलिफ थ्रेड के जरिए चला सकता हूँ, कितनी चीज़ों को मैं अलग कर सकता हूँ। तो प्रोग्राम को स्प्लिट करके अलग अलग जो है थ्रेड्स के जरिए चलवाया जाएगा, ये भी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो डेटा की स्प्लिटिंग करना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि जाहिर है जो लोग थ्रेडिंग, देखिए आपने देखा होगा मुख्तलिफ थ्रेड्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। थ्रेड्स बहुत कम यूज, क्योंकि उनको जाहिर है बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा वर्किंग का फ़ायदा ये होता है कि वो फिर उनका प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट होता है। तो अगर जो कोई ऐसी एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हैं जो ज़्यादा हैवी वेट एप्लीकेशंस है, तो उसके ऊपर अगर आपने थ्रेड अप्लाई करेंगे तो जाहिर है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको उसकी मिलेगी। अभी आप यही देख लें, आजकल ये विंडोज 10 है, विंडोज 10 की परफॉर्मेंस आप देखें कितनी ज़्यादा फास्ट है। इसकी वजह यही है कि थ्रेड्स को इसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे सिमिलर टास्क जो है परफॉर्म हो रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। फिर लिखा है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी शुड बी कंसीडर्ड नीड सिंक्रोनाइजेशन। डेटा डिपेंडेंसी मतलब क्या है? डेटा डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये एक थ्रेड वन चल रहा है, ठीक है। थ्रेड वन का जो आउटपुट होगा ना वो थ्रेड टू को चाहिए चलने के लिए। तो ये डिपेंडेंसी आ गई कि थ्रेड वन का जब आउटपुट, जब थ्रेड वन चलेगा उसका जब आउटपुट जनरेट होगा फिर थ्रेड टू चलेगा। तो ये आ गई डेटा डिपेंडेंसी। इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है, अगर जहाँ पर डिपेंडेंसी होगी, यहाँ पर T2 इज डिपेंडेंट ऑन T1, ठीक है। T2 जो है वो T1 के डिपेंडेंट है कि T1 का आउटपुट होगा तो T2 आगे चलेगा। तो जहाँ डेटा डिपेंडेंसी आएगी वहां पर क्या चीज चाहिए होगी? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? आपको सिंक करवाना पड़ता है कि T2 शुड रन आफ्टर T1। सिंक्रोनाइजेशन करानी पड़ती है। जैसे आपने पीछे आपने देखा होगा स्लाइड के अंदर हमने सिंक्रोनाइजेशन करवाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लिनक्स का हमने प्रोग्राम किया था, दिखा था मेरे ख्याल में, नहीं वो आगे आएगा, ठीक है ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन इसी को कहते हैं कि कौन सा थ्रेड किसके बाद चल रहा है चलेगा, कौन सा थ्रेड किस थ्रेड के बाद चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है। तो उस सूरत में आपको सिंक्रोनाइजेशन करवानी पड़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है उस सूरत के लिए। तो सवाल पूछा है कि डेटा स्प्लिटिंग से रनिंग टाइम पे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ जाता है, जाहिर है। डेटा स्प्लिटिंग आप डेटा स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? डेटा स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका थ्रेड थ्रेड मुख्तलिफ डेटा को स्प्लिट करके मुख्तलिफ थ्रेड के हवाले किया जाए। तो अगर आप इसलिए थ्रेडिंग कर डेटा स्प्लिट कर रहे हैं थ्रेडिंग के लिए, तो जाहिर है फिर आपका प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब मुख्तलिफ थ्रेड्स जो है वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम के हिस्सों को चलाएंगे तो वो जल्दी प्रोग्राम जो है वो रन होगा। तो प्रोग्राम स्प्लिट कर रहे हैं करके थ्रेड उसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी प्रोग्राम, सिर्फ स्प्लिट करना काफी नहीं, स्प्लिट करने के बाद थ्रेडिंग अप्लाई करनी। अच्छा जी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग इज मोर डिफिकल्ट। डिबगिंग का मतलब क्या है? जाहिर है कोई एरर एरर तो आते ही है प्रोग्राम में, अगर चलते कोई एरर आ गया, लेकिन अगर आपने थ्रेड्स बनाए हुए हैं तो थ्रेड्स के अंदर डिबगिंग करना एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोग्राम में थ्रेड्स नहीं होते। तो हमें पता होता है कि भाई सीक्वेंस का पता होता है कि पहला प्रोग्राम पहले ये टास्क चलेगा फिर ये, लेकिन थ्रेड्स के अंदर आपको पता है सब टास्क सारे थ्रेड्स जो है साथ चल रहे होते हैं। तो उसमें फिर डिबगिंग करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कौन सा थ्रेड का आउटपुट किस वक्त क्या आया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है डिबगिंग करना। थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने थ्रेड्स यूज किए हैं तो एरर एरर की डिबगिंग करना, उसको टेस्ट करना इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोग्राम। अच्छा, कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में? सब चीजें क्लियर हुई हैं? सही।
देखिए मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पर शो किया गया। आपको पता है आजकल जो है वो मुख्तलिफ वेब सर्वर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी देखें फेसबुक या फेसबुक की वेबसाइट के लिए हर कोई लॉगिन कर रहा होता है, तो जो भी लॉगिन कर रहा है वो क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर वन पे क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, किसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वर को। अब सर्वर जाहिर है रेस्पॉन्ड में करता क्या है, क्लाइंट को फैसिलिटेट कैसे करेगा, वो एक नया थ्रेड बना देगा, इस क्लाइंट के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा सर्वर, ठीक है ना। क्रिएट न्यू थ्रेड टू सर्विस द रिक्वेस्ट। तो उसने रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने, इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्विस देने के लिए एक नया थ्रेड जो है वो क्रिएट करेगा सर्वर। और जब वो थ्रेड क्रिएट हो जाएगा तो उस थ्रेड के जरिए वो क्लाइंट जो है वो उसको सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। और फिर तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, रिज्यूम लिसनिंग फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट। और फिर जाहिर है सिर्फ एक ही क्लाइंट तो फेसबुक पे नहीं आ रहा ना, फेसबुक पे एक ही क्लाइंट तो नहीं आ रहा, फेसबुक पे तो मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे हैं। दूसरा क्लाइंट आएगा तो सर्वर उसके लिए एक और थ्रेड बना देगा, ठीक है, एक और थ्रेड जनरेट हो जाएगा। तीसरा क्लाइंट आएगा उसके लिए एक और थ्रेड जनरेट हो जाएगा। जितने क्लाइंट्स आते जाएंगे उनके लिए अलग अलग डिफरेंट थ्रेड्स जनरेट हो जाएंगे। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हर कोई अपने थ्रेड के थ्रू सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने लगेगा और सबका काम एक साथ होगा, ये फायदा है। हाँ बिल्कुल है, लिखा है हर हर क्लाइंट के लिए अलग थ्रेड बनेगा। हर क्लाइंट यही होगा कि जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एक नया थ्रेड जो है वो कोड में ऐसा ऑप्शन रखा जाएगा कि जैसे ही प्रोग्राम को रिक्वेस्ट करके करेगा उस प्रोग्राम की उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए नया थ्रेड क्रिएट करके उसकी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। और अगर तो वो थ्रेडिंग नहीं होगी ना सर्वर पे, तो फिर होगा क्या, सर्वर सिर्फ एक वक्त में एक ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। एक की रिक्वेस्ट आई फेसबुक के पास, उसने उसको देखा, उसका दूसरे लोग क्लाइंट जो है लॉगिन करना चाह रहे हैं, सबको सब वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि वो एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा है। सर्वर एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा है तो जाहिर है वो दूसरों को उस वक्त में रेस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा अगर सिंगल थ्रेडेड है। लेकिन अगर हर क्लाइंट को अलग अलग थ्रेड के जरिए डील किया जा रहा है तो फिर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर है वो क्लाइंट्स को जो है वो अलग अलग थ्रेड के जरिए एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली काम होगा और सब जो है क्लाइंट भी हैप्पी रहेंगे इसमें, और मल्टी थ्रेडिंग के जरिए जो है सर्वर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सर्वर का जो आर्किटेक्चर है वो मल्टी थ्रेडेड मॉडल को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो सर्वर डाउन नहीं होगा क्योंकि सर्वर जो है वो ऐसा कैपेबल बनाया जाता है कि जाहिर है ये सर्वर जो है हाई एंड मशीन होती है, नॉर्मल मशीन की तरह नहीं होती, तो उसमें कई सारे प्रोसेसर्स लगते हैं। और सर्वर अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में एक सर्वर नहीं है, हज़ारों सर्वर्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। तो लेकिन वो सारे सर्वर्स आपस में सिंक हैं, ठीक है? तो थ्रेड की क्रिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, हमने शुरू में डिस्कस किया था। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस होता है और उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन कराई जाती है। तो सर्वर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए अलग अलग थ्रेड क्रिएट करता है और इसके इससे ये बर्डराइज नहीं होता, ठीक है, बल्कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो अप्रूव हो जाती है थ्रेड यूज करने से। मॉडर्नाइज कब होगा, जब आपने सर्वर एक ही सर्वर है, यहाँ तो हजारों सर्वर है फेसबुक, अगर एक ही सर्वर है, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था ना एलएमएस पे जब आपने देखा होगा 2 साल पे 1 डेढ़ साल पहले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट हुई थी तब भी आप देखा होगा कि काफी प्रॉब्लम आती थी, एलएमएस बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम और बहुत लेट रेस्पॉन्ड कर रहा होता था। वो वजह ये थी कि बहुत सारे क्लाइंट जो है वो उसको एक ही वक्त में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते थे और वो पूरा सेटअप जो है वो उस हिसाब से बनाया नहीं गया था इतने सारे बर्डन को जो है वो यूज कर सके। तो फिर इसको बाद में उस सर्वर को आईएसपी के पास रखवाया गया। आईएसपी सारे चार्जेस देती है इसके, लेकिन आईएसपी ने उसको मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया एलएमएस को ही, तो वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर स्प्रेडेड है और जाहिर है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब आपने देखा होगा डिले वगैरह बहुत ना होने के बराबर है, मतलब बहुत अच्छी एफिशिएंसी हो गई है। वजह यही है कि वहाँ पर जो है ना वो उसने आईएसपी के जो है आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जो मल्टी सर्वर आर्किटेक्चर है वहाँ पर ये होस्ट कर दी गई है एप्लीकेशन एलएमएस। अच्छा यहाँ पर आप दिखाया गया है कि अगर सिंगल कोर सिस्टम की अगर हम बात करें
सिंगल कोर सिस्टम का मतलब क्या है, एक ही सीपीयू है। अगर एक ही सीपीयू है तो उस पर कंकरेंट एग्जीक्यूशन, यानी कि एक ही वक्त में ज़ाहिर एग्जीक्यूशन कैसे होगी, मल्टीपल थ्रेड्स है लेकिन सीपीयू एक है। ये बात पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से हो रही है बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रेड वन, 4 थ्रेड्स हैं, थ्रेड वन पहले चलेगा, उसका टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर थ्रेड टू चलेगा, उसका टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर थ्रेड थ्री चलेगा, उसका टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर थ्रेड फोर चलेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े सारे थ्रेड चले लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ है। फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होगी, दोबारा थ्रेड वन चलेगा। ये टाइम स्लाइस जो है हर एक का इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 2 मिली सेकेंड है तो सब 2 2 मिली सेकेंड चले थ्रेड्स, फिर थ्रेड वन का टाइम आ गया, ये 2 मिली सेकेंड चलेगा, फिर थ्रेड टू का टाइम आ गया, 2 मिली सेकेंड चलेगा। इस तरह से सेकंड साइकिल कंप्लीट होगी, फिर थर्ड साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना वो थ्रेड्स रन हो रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है एक ही सीपीयू है, तो सीपीयू तो एक वक्त में एक थ्रेड को चलाएगा, लेकिन एक थ्रेड को कंप्लीट नहीं चलाएगा, थोड़ा टाइम देके स्विच कर जाएगा दूसरे पे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होके सारे थ्रेड्स वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे, लेकिन हमें फीलिंग ये आएगी कि सारे थ्रेड एक साथ चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में साथ नहीं चल रहे होंगे, हर कोई अपने टाइम स्लाइस पे चल रहा होगा। तो ये सिंगल कोर सिस्टम के ऊपर मल्टी थ्रेडिंग जो है वो इस तरीके से परफॉर्म होती है टाइम स्लाइसिंग के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल एग्जीक्यूशन मल्टी कोर सिस्टम की, मल्टी कोर सिस्टम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कोर्स हैं, एक कोर वन एक कोर टू, यानी कि एक सीपीयू वन सीपीयू टू, यानी एक कोर किसे कहते हैं, और मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था, सीपीयू चिप तो एक ही है, एक ही चिप है, लेकिन इसमें 2 सीपीयू है। ठीक है, एक कोर वन है एक कोर टू है, 2 सीपीयू है, तो उसको 2 सीपीयू, तो उसको हम कहेंगे डुअल कोर। अगर 4 होंगे, अभी आई4 5, 4i5 4i7 इस तरह से आ रहे हैं ना, i7 का मतलब क्या है, 7 कोर है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 2 कोर्स हैं, कोर वन और कोर टू। ठीक है, तो फिर होता है क्या है कि थ्रेड्स कुछ, अब थ्रेड 4 ही थे, ठीक है, T1 T2 T3 T4, जैसे पिछली स्लाइड में था 4 थ्रेड, यहाँ भी 4 थ्रेड है। लेकिन क्या किया है कि T1 और T3 किसको दे दिया है, कोर वन को, और T2 और T4 किसको दे दिया है, कोर टू को। तो पहले T1 कोर वन की देखें, कोर वन की बात करते हैं। पहले T1 चलेगा, इसका टाइम स्लाइस खत्म हुआ, फिर T3 चलेगा, इसका टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर साइकिल रिपीट होगी दोबारा T1, फिर इसका टाइम स्लाइस खत्म होगा, फिर T3, फिर साइकिल रिपीट होगी, फिर T1। ये साइकिल रिपीट हो रही है, लेकिन साइकिल जो रिपीट हो रही है इसमें सिर्फ 2 थ्रेड्स है। पिछले केस में क्या था, 4 थ्रेड्स थे, एक ही सीपीयू पे 4 थ्रेड्स थे। अब एक कोर के ऊपर 2 थ्रेड्स हमने एक कोर पे कर दिए, 2 थ्रेड्स हमने एक कोर पे कर दिया। देखो थ्रेड कोर टू पे सिर्फ T2 और T4 है, इनकी साइकिल चल रही है, T2 T4 एक साइकिल चली, फिर T2 T4 दूसरी साइकिल चली, फिर T2 T, इस तरह से। तो 2 थ्रेड्स हमने कोर वन पे एलोकेट कर दिए, 2 थ्रेड्स कोर टू पे एलोकेट कर दिए, लोड बैलेंसिंग हो गई। और जाहिर है ये सब पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि T1 T3 और T2 T4 ये चारों थ्रेड्स एक साथ चलेंगे, यानी कि सॉरी, अगर T1 और T2 ये एक साथ चलेंगे, ठीक है, ये डिपेंडेंट तो नहीं है ना, क्योंकि कोर वन T1 जो है वो कोर वन चला रहा है, T2 को कोर टू चला रहा है, T1 और T2 ये दोनों एक साथ चलेंगे, T3 और T4 ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग कोर पे चल, वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। थ्रेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए मल्टीपल कोर्स पे, वेटिंग टाइम कम हो गया। ये फायदा है कि अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है तो थ्रेडिंग के जरिए जो है वो हम इसकी एफिशिएंसी से फायदा उठा सकते हैं। अब देखो अगर थ्रेड नहीं बना है, मल्टी कोर है, ठीक है, कोर वन कोर टू कोर 2 कोर्स लगे, थ्रेड जो है नहीं बनाया, तो फायदा नुकसान क्या होगा कि एक ही सीपीयू पे सारा लोड आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है दूसरा सीपीयू तो, सीपीयू पे कोई थ्रेड ही नहीं है चलाए उसको। तो थ्रेड बना के ही फायदा उठाया जा सकता है मल्टीपल सीपीयू से, मल्टीपल कोर से। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हेमडल्स लॉ ये छोड़ देते हैं टॉपिक, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसे हेमडल्स लॉ होता क्या है थोड़ा बता देता हूँ आपको। पढ़ा होगा आपने, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर पढ़ा होगा उसमें भी पढ़ाया जाता है। हेमडल्स लॉ में होता है क्या है कि कितने अगर मल्टीपल मल्टीपल कोर्स हैं, मल्टीपल सीपीयूज हैं, तो
अगर मल्टीपल सीपीयू लगाने से आपका प्रोग्राम कितना स्पीड अप हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन करने का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल ये इसके अंदर कोर्स का पार्ट नहीं है हमारे, तो इसलिए इसका डिस्कस नहीं करें। लेकिन ये होता है जब मल्टीपल प्रोसेसर लगाते हैं, मल्टीपल सीपीयू लगाते हैं, तो एफिशिएंसी आपके प्रोग्राम की कितनी गुना बढ़ जाएगी, वो एमडल्स लॉ के जरिए से पता करवा सकते हैं। अच्छा जी, थ्रेडिंग सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपकी लैब्स तो हो रही है ना? लैब्स रुकी तो नहीं है ना? ठीक, हो रही है। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग कैन बी सपोर्टेड बाय, मल्टी थ्रेडिंग जो है वो, मल्टी थ्रेडिंग की हम बात करें यानी कि एक से ज्यादा थ्रेड चल रहा है, तो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं यूजर लेवल लाइब्रेरीज भी और कर्नल इटसेल्फ, ठीक है। यूजर लेवल लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें कि यूजर लेवल लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि ज़ाहिर है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिख रहे हो, उसकी जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज है थ्रेड की, वो थ्रेड की लाइब्रेरी यूज करके जो है थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं। जब यूजर लेवल लाइब्रेरीज की बात होती है तो उसमें कर्नल जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो कर्नल लिखा है ना, विदाउट कर्नल बीइंग अवेयर ऑफ इट, कर्नल को नहीं पता होता कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, क्योंकि जाहिर है वो थ्रेड जो है वो लाइब्रेरी के जरिए क्रिएट किए गए। तो कर्नल जो है अनअवेयर होता है थ्रेड्स की क्रिएशन से, थ्रेड प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं कर्नल को नहीं पता। तो ये मतलब यूजर लेवल लाइब्रेरीज के जरिए थ्रेड्स की क्रिएशन हो सकती है। तो यहाँ पे से लिखा है लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी क्रिएट्स एंड मैनेजेस थ्रेड्स यूजर लेवल इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इसकी देखिए थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन यूजर लेवल पर है, यानी कि यूजर क्रिएट करेगा कितने थ्रेड क्रिएट करवाने हैं लाइब्रेरी के जरिए, तो कोडिंग के जरिए काम होगा और यूजर क्रिएट करेगा। आपने लैब के अंदर थ्रेड्स बनाए, मुख्तलिफ थ्रेड्स बना के उनको टास्क असाइन किए, थ्रेड्स किसी थ्रेड पे कोई फंक्शन असाइन कर दिया, किसी थ्रेड्स पे कोई काम असाइन कर दिया, ऐसा काम किया आपने लैब में? थ्रेड्स बनाए, मल्टीपल थ्रेड्स बना के अलग अलग थ्रेड्स पे कोई टास्क असाइन करके उनकी कंकरेंट एग्जीक्यूशन करवाई है लैब में? करवाई है, ठीक है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे लैब में भी परफॉर्म किया यूजर लेवल लाइब्रेरीज के जरिए थ्रेड की क्रिएशन, और उसके अंदर कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि कर्नल को नहीं पता होता कि कितने थ्रेड्स कोड के अंदर है, प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए, क्रिएट कितने हुए थ्रेड्स, ठीक है। प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं कर्नल को नहीं पता। दूसरा पॉइंट क्या है, मल्टी थ्रेडिंग, कर्नल इटसेल्फ, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कर्नल को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। क्या मतलब, कर्नल क्रिएट्स एंड मैनेजेस थ्रेड, यानी कर्नल क्रिएट करेगा थ्रेड और कर्नल मैनेज करेगा। तो कर्नल स्पेस इंप्लीमेंटेशन चाहिए, यानी कि होगा क्या कि कर्नल के एरिया के ऊपर थ्रेड्स क्रिएट होंगे, उस सूरत में कर्नल को पता होगा कि प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं, क्योंकि वो थ्रेड भी कर्नल ने ही क्रिएट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइब्रेरी यूज नहीं की, लाइब्रेरी तो फिर भी यूज करनी होंगी, लाइब्रेरी यूज कर की जाती है उस सूरत में भी, लेकिन लाइब्रेरीज के जरिए सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल जो है, कर्नल जो है वो भी थ्रेड, यानी कि लाइब्रेरी भी थ्रेड क्रिएट करती है और सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल भी क्रिएट करता है थ्रेड, और लाइब्रेरी के जो थ्रेड्स है वो कर्नल के थ्रेड्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम होगा ये। तो कर्नल भी, अगर हम चाहते हैं कि कर्नल की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि कर्नल को पता हो कि थ्रेड्स कितने हैं, थ्रेड्स कितने हैं हमारे प्रोसेस के अंदर, तो उसको इसके लिए हमें कर्नल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम सिस्टम कॉल्स के जरिए। कर्नल कर्नल जो है वो थ्रेड को क्रिएट और मैनेज कर सकता है। आगे आगे देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि थ्रेड जो क्रिएट हो गए उसमें फास्टर प्रोसेस, फास्टर एग्जीक्यूशन थ्रेड्स की वो कौन से लेवल पे हम, यानी कि यूजर लेवल लाइब्रेरीज फास्टर थ्रेड्स क्रिएट करेंगे या कर्नल के जरिए थ्रेड जो है वो फास्टर क्रिएट हो, किस तरीके से थ्रेड हम क्रिएट करें जो कि फास्टर एग्जीक्यूशन हो?
यूजर, बिलाल ने सही जवाब दिया। यूजर लेवल से फास्टर क्रिएट होगा क्योंकि जाहिर है इसमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कर्नल जहाँ इन्वॉल्व होगा वहां पर सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। ये कर्नल से होता क्या है, यूजर लेवल से कर्नल मोड बिट से मोड चेंज होता है, और बार बार मोड चेंज होने से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, जिसकी वजह से कर्नल जो है वो सिस्टम जो है स्लो डाउन हो जाता है। तो थ्रेड्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो क्रिएट होते हैं वो यूज़र लेवल लाइब्रेरीज के जरिए, मैनेज भी बहुत तेज़ी के साथ यूज़र लेवल लाइब्रेरी के जरिए होते हैं, क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवानी है अमंग थ्रेड्स तो यूज़र लेवल लाइब्रेरीज जो है वो ज़्यादा फास्टर करती हैं। कर्नल देर लगाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने में, क्योंकि ज़ाहिर है ये कर्नल का और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर डिले आता है। तो इसलिए अच्छा तरीक़ेकार ये है कि यूज़र लेवल लाइब्रेरीज को ही यूज़ किया जाए। लेकिन इसका ड्रॉबैक जो है वो यही है कि कितने थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं कर्नल को नहीं पता होगा। तो कर्नल को जब पता नहीं होगा तो फिर वो कर्नल जो है वो अलग अलग सीपीयू पे मुख्तलिफ थ्रेड्स कैसे चलाएगा। मल्टी कोर है, अगर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं तो 4 प्रोसेसर पे अलग अलग थ्रेड कर्नल कैसे चलाएगा। कर्नल को तो पता ही नहीं है कि थ्रेड कितने हैं प्रोसेसर के अंदर, कि कर्नल कैसे 4 कोर के अंदर 4 थ्रेड चलाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। कर्नल वाले जो आर्किटेक्चर है इसमें ये फायदा है कि कर्नल जो है चूंकि उसको पता होता है, कर्नल अवेयर होता है थ्रेड्स के जरिए, थ्रेड्स उसने क्रिएट किए होते हैं, अवेयर होता है। तो कर्नल जो है वो मुख्तलिफ कोर्स, मुख्तलिफ सीपीयूज को, मुख्तलिफ कोर्स को मुख्तलिफ थ्रेड्स जो है असाइन कर देता है। इससे फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाती है थ्रेड्स की। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, और आगे जाके हम देखते हैं कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स हैं जो कि की जाती हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। यहाँ नीचे पॉइंट लिखा है, नो मैटर विच इज इम्प्लीमेंटेड थ्रेड्स कैन बी क्रिएटेड यूज्ड एंड टर्मिनेटेड वाया सेट ऑफ फंक्शंस दैट आर पार्ट ऑफ थ्रेड एपीआई। तो थ्रेड एपीआई का मतलब वही है लाइब्रेरी, थ्रेड की लाइब्रेरी जो प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। तो थ्रेड एपीआई में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं थ्रेड्स के, आपने किए होंगे लाइब्रेरी में। मुख्तलिफ थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ उस थ्रेड्स की लाइब्रेरी में सपोर्ट होती है, उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं थ्रेड्स के, इसके जरिए से थ्रेड्स की मैनेजमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज के ये प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज यहाँ पर गिवन है, जैसे POSIX थ्रेड्स है, जावा थ्रेड्स है। POSIX लिनक्स यूज करता है, जावा अब जावा थ्रेड जावा के अंदर है। Win32 जो है वो विंडोज सिस्टम के अंदर जो है Win32 के नाम से है। C# वगैरह में अगर आपको थ्रेड यूज करने हैं इस लाइब्रेरी के जरिए कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, ठीक है, आप मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। लाइट वेट भी, ये लाइट वेट भी रही हुआ है। लाइट वेट, लाइट वेट थ्रेड तो होती ही लाइट वेट है, ठीक है, थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस है। और लाइब्रेरी अगर क्रिएट करेगी तो जाहिर है ये लाइट वेट रहेगा, लेकिन अगर कर्नल के ऊपर जाएगा तो फिर कर्नल भी इसको प्रोसेस क्रिएट करने से, जाहिर है प्रोसेस क्रिएट करना हैवी हैवी ड्यूटी काम है, थ्रेड क्रिएट करना लाइट वेट काम है। थ्रेड थ्रेड लाइट वेट होते हैं, प्रोसेस हैवी ड्यूटी होता है। तो बजाय मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करने के, इट्स बेटर आइडिया टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स इन अ सिंगल प्रोसेस। अच्छा जी, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स की हम बात करते हैं। A user process wants to create one or more threads, ठीक है। A user process wants to create one or more threads। एक यूजर जो है एक एक या उससे ज्यादा थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक थ्रेड तो हर प्रोसेस में होता ही होता है। जो मेन प्रोग्राम होता है वो आपका एक थ्रेड होता है जो कि कर्नल क्रिएट कर देता है। हर प्रोसेस में एक थ्रेड तो होता ही है जो कि कर्नल क्रिएट करता है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है। क्या यही बात देखिए, कर्नल कैन क्रिएट वन और मोर थ्रेड्स फॉर द प्रोसेस। कर्नल क्रिएट कर सकता है एक या से ज्यादा। द कर्नल, even a kernel does not support threading, it can create one thread per process। एक थ्रेड तो क्रिएट करता ही है, इसमें अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे, एक थ्रेड एक प्रोसेस
एक थ्रेड के जरिए हैंडल होता ही होता है, क्योंकि जाहिर है वो, उसको हम कहते हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है क्योंकि वो मेन प्रोग्राम ही होता है आपका, उसमें थ्रेड आपने खुद खुद कोई क्रिएट नहीं किया होता, लेकिन एक ही मेन प्रोग्राम है, वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के तौर पे कर्नल जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ देखिए, फाइनली रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन यूजर थ्रेड्स कर्नल। तो यूजर भी थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है, कर्नल भी थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है। इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को लेके जो है ना वो मुख्तलिफ वो मॉडल्स जो है डिजाइन किए गए। तो हम कहते हैं मैपिंग यूजर लेवल थ्रेड्स टू कर्नल लेवल थ्रेड्स। हमने यूजर लेवल थ्रेड को मैप कर दिया किसके साथ, कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ। अब इनके जो कॉमन वेज है, 3 कॉमन वेज यहाँ पर गिवन है, जैसे मेनी टू वन, वन टू वन, मैनी टू मैनी। मैनी टू वन का मतलब क्या है, वन टू वन का मतलब क्या है, मैनी टू मैनी का मतलब क्या है, वो देख लेते हैं। ये 3 जो है मतलब मेजर मॉडल्स हैं थ्रेडिंग के। तो पहला मॉडल पढ़ते हैं, मैनी टू वन। अब आप यहाँ देखें स्लाइड में, ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये थ्रेड्स है सारे, ये 4 थ्रेड्स नजर आ रहे हैं आपको। और ये थ्रेड्स किसने बनाए, यूजर ने बनाया, यूजर थ्रेड्स है। कोडिंग के थ्रू ये मुख्तलिफ 4 थ्रेड्स बनाए गए। और ये चारों थ्रेड जो है बैकग्राउंड में कर्नल क्या, कर्नल का सिर्फ सिंगल थ्रेड है, कर्नल का एक सिंगल थ्रेड है, वो इन चारों को डील कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू अ सिंगल कर्नल थ्रेड। कर्नल का सिंगल थ्रेड मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड के साथ जो है मैप हुआ हुआ। तो यहाँ पर लिखा है थ्रेड मैनेजमेंट डन एट यूजर स्पेस वाया थ्रेड लाइब्रेरी। तो थ्रेड लाइब्रेरी के जरिए, जाहिर थ्रेड लाइब्रेरी बिल्ट इन होती है, उसके जरिए थ्रेड की मैनेजमेंट हो रही है। यूजर ने थ्रेड क्रिएट करे हैं, तो थ्रेड की लाइब्रेरी के अंदर, यूजर एरिया के अंदर ये थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल ये सारा एरिया जो है वो यूजर एरिया है। तो इस यूजर एरिया के अंदर थ्रेड क्रिएट किया, कर्नल का एरिया ये है कि ये कर्नल का एरिया है, ऊपर यूजर का एरिया। तो यूजर एरिया के अंदर लाइब्रेरी के जरिए थ्रेड क्रिएट करवाए गए। और लेकिन ये सारे थ्रेड जो है किसी प्रोसेस में होंगे ना, ये फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है, ये पूरा बॉक्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर थ्रेड क्रिएटेड है। तो ये कर्नल किसको देख रहा है, कर्नल इस प्रोसेस को देख रहा है बस। कर्नल को ये प्रोसेस नजर आ रहा है, इस प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं ये कर्नल को नजर नहीं आ रहा। देखो यहाँ ये बात लिखी हुई है, कर्नल सपोर्ट्स प्रोसेस कॉन्सेप्ट नॉट थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि कर्नल जो है वो प्रोसेस को तो समझ देख रहा है, लेकिन प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं वो कर्नल को नहीं पता। ये कर्नल के जब पास जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोसेस का है, थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट इसके पास नहीं है। इस मॉडल की बात कर रहे हैं हम, मेनी टू वन मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मेनी टू वन मॉडल के अंदर कर्नल इज अनअवेयर ऑफ थ्रेड्स इनसाइड द प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर कितने थ्रेड्स हैं कर्नल को नहीं पता, कर्नल को सिर्फ प्रोसेस का पता है। तो कर्नल इस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, कर्नल डायरेक्टली थ्रेड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, हम यहाँ स्लाइड में देखें, मैनी टू वन मॉडल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ब्लू कलर में दिखा है, ब्लू कलर के अंदर प्लस पॉइंट है, यानी कि एडवांटेजेस कह लो। ठीक है, प्लस पॉइंट जो है वो, जो इस मॉडल के प्लस पॉइंट्स हैं वो ब्लू कलर में शो किए गए हैं। और इस मॉडल के जो माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है कि ये इसके ड्रॉबैक्स है। तो प्लस और माइनस यहाँ डिस्कस किए हैं मैनी टू वन मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन, अगर हम थ्रेड के जरिए कर रहे हैं यूजर स्पेस में। तो मैनी टू वन मॉडल की प्लस माइनस क्या है वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा करते हैं, 2 मिनट रह गए हैं।
दोबारा कनेक्ट करता हूँ मीटिंग ताकि फिर डिस्कनेक्ट ना हो जाए।